बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जेएमएन के प्लेटफार्म से मैं आसिफ हुसैन, मेरी राय प्रोग्राम के साथ। ये प्रोग्राम किसी न किसी टॉपिक पर आइंदा भी जारी रहेगा। इसका मकसद एक ये है कि आवाम में जिस टॉपिक पे बात करूँगा उसके बारे में आवाम को ज़रा आगाही हो और तलबा व तालिबात भी मेरी इस गुफ्तशनीद से फ़ायदा हासिल करते हैं। और हर प्रोग्राम के आखिर में एक ट्रेडिशनल हेल्थ टिप भी दिया करूँगा। आज का मौजू मेरा ख़वातीन की तरक्की और ख़वातीन की पॉलिसी से मुतल्लिक है। ये पॉलिसी ख़वातीन की तरक्की के लिए बनाई गई और इस पॉलिसी बनाने वाले सदर मुशर्रफ और उसकी टीम है। ये 2002 में काबीना से मंजूर हो गई और ये पॉलिसी का इजरा कर दिया गया। लेकिन इससे पहले मैं ज़रा नाज़रीन के लिए ये ज़रूरी समझता हूँ और ख़ासकर तलबा और तालिबात के लिए कि वो डेवलपमेंट को समझ लें और इसको जहन नशीन कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट पे ही मुख्तलिफ़ चीज़ें आइंदा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बातचीत होती रहेगी। तरक्की की तारीफ़ सादा अल्फाज में मैं ये कहूँ, ऐसी तब्दीली जो अक्सरियत को खुशगवार गुज़रे और जिसमें कम से कम नुकसान हो। आप ये कह सकते हैं कि अक्सरियत को खुशगवार तो होगी, लेकिन ये सवाल हो सकता है कि आप कम से कम नुकसान का क्या मतलब है। तो कम से कम नुकसान का मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा। हमारे कुछ मॉरल वैल्यूज़ हैं, कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ ईमान का हिस्सा हैं। तरक्की ठीक है, तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन इनको नुकसान नहीं होना चाहिए। तरक्की तो हुई, मसलन गिलगित के हवाले से मैं बात करूं, तरक्की तो हुई लेकिन नफ़रतें भी बढ़ गई। ये नफ़रतें बढ़ने की वजह से मैं उस तरक्की को मुस्बित तब्दीली नहीं समझता। तरक्की के साथ नुकसान का होना लाजमी करार दिया गया है माहिरीन ने, लेकिन इस नुकसान को कम से कम किया जाए, इससे बचा जाए कहा तो यह नुकसान हमारी मोहब्बत में कमी, हमारे अच्छे रिवाज और रस्म का ख़त्म होना और नफ़रतें पैदा करना, ये इस तरक्की के उसमें शामिल नहीं होंगे। ये होंगी लेकिन इनको दूर करना है, इन पर अबूर हासिल करके हमेशा इन पर काबू रखना है। ये तरक्की की तारीफ़ मैं दोबारा दोहराता हूँ, ऐसी तब्दीली जो अक्सरियत को खुशगवार गुज़रे और जिससे कम से कम नुकसान हो। अब आता हूँ मैं ख़वातीन की तरक्की के हवाले से जो पॉलिसी बनी थी 2002 में, उस पॉलिसी के कुल 3 ख़ास नुकात हैं। पहला नुक्ता, ख़वातीन को माशी तौर पे ताकतवर बनाना था, जिसको इंग्लिश में वीमेन एम्पावरमेंट कहें। दूसरा, ख़वातीन की इश्तराक लाजमी थी मुख्तलिफ़ तरक्की के शोबों में काम करने के लिए, उनकी मशावरत का होना और उनकी राय को अहमियत देना, ये दूसरा ये था। और तीसरा, ख़वातीन के साथ वायलेंस जो होता है, तशद्दुद कहीं, उसके ख़िलाफ़ ख़वातीन को प्रोटेक्ट करना, ये अहम 3 उस पॉलिसी के हिस्से हैं। अब जहाँ तक माशी उसकी तरफ हम आते हैं तो ये बहुत सारे चीज़ें, ख़वातीन चूँकि हमारी आबादी का निसफ़ हिस्सा हैं, एक निसफ़ हिस्से को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये अपना किरदार किसी न किसी शक्ल में ज़रूर अदा करती हैं। इस पॉलिसी में ये भी तस्लीम किया गया, जो ख़वातीन घरों में काम कर रही हैं, जिनकी पेमेंट तो उनको नहीं मिल रही, उसको भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए फैमिली इनकम में, कि उसने जितना काम किया है उस काम को भी रिकॉग्नाइज़ करो। वो घरों में करती हैं हमारी ख़वातीन, मशरक़ी बेटियाँ हैं, मशरक़ी बहनें हैं, ये करती हैं, मशरक़ी माएँ हैं, ये अपने घरों में अपने इंजाम, बच्चों को पालना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि घर का सफाई, बैतुल खला की सफाई भी ख़वातीन के ज़िम्मे डाली गई है, जो वो करती हैं। लेकिन उसको रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए। रिकॉग्नाइज़ का मतलब उसको उस काम के सिले अगरचे नगद तो कोई उसको मुआवजा नहीं मिलता, लेकिन उसको बदले उसको एहतराम देना है। ये उसके हुकूक़ हैं और इस्लाम भी हुकूक़ के, ख़वातीन के हुकूक़ की, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा इरशाद फरमाया, उससे बड़ा कोई ऐलान नहीं हो सकता ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में। अगरचे ख़वातीन के हुकूक़
कुरान शरीफ में बयान किए गए हैं। इस्लामी मुल्क होने के बावजूद हम इस्लामी कवानीन को आज़ादी के बाद अभी तक मनो अन उस पर अमल दरामद नहीं करवा सके, न कर सके हैं, न कानून साजी की है। ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह करे कि मुस्तकबिल में इन पर कानून साजी हो। मैं मिसाल के तौर पे कुछ चीज़ें अर्ज़ करूँगा। एक तो ख़वातीन को जायदाद में हुकूक की बात थी। ये 1967 में सदर अयूब ने यहाँ गिलगित में शरह नाफिज कर दी एक आर्डिनेंस के ज़रिए। उसके बाद आज तक ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। कुरान के अंदर जो ख़वातीन के हुकूक बयान किए गए, उसके अंदर भी जायदाद की जब बात आती है तो अल्लाह ताला ने इनको हुकूक दिए। बेटी को चूँकि वो दूसरे घर जा रही है, इसलिए जायदाद का तीसरा हिस्सा बेटे के मुकाबले जायदाद का तीसरा हिस्सा बेटियों को जाएगा। उसके साथ जिस घर में जा रही है शादी होके, वहाँ भी अपने उस नए घर में 8वें जायदाद की हिस्सेदार होती है। यह अल्लाह ताला की हिकमत अमली थी कि ख़वातीन दोनों साइड से एम्पावर हो रही हैं। एक तो अपने घर से दूसरे घर जा रही है, यहाँ भी अपने विरासत का तीसरा हिस्सा जो कुरान शरीफ में बयान किया गया है, इस्लाम ने बताया है, वो हिस्सा ले रही है। और जब वहाँ दूसरे घर में जा रही है तो वहाँ पर 8वें हिस्से की हकदार होती है अपने मियाँ की जायदाद की। तो अल्लाह ताला की ये हिकमत अमली, अल्लाह ताला की यह हिकमत थी कि इनको एम्पावर किया जाए जायदाद के हवाले से। अब जहाँ तक पॉलिसी की बात आ रही है, तो ये पॉलिसी जब से बनी उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। हमने देखा ख़वातीन को जॉब्स में इनका कोटा मुकर्रर कर दिया गया और ख़वातीन की तरबियत साजी के काम भी किए गए ताकि ये अपने तय अपने पेड़ों पे कोई कारोबार वगैरह करके भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने की कोशिश की गई। वहाँ भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन हर चीज़, बात चीज़ें ऐसी, हर चीज़ हुकूमत नहीं कर सकती। हुकूमत के साथ और भी मसाइल होते हैं, बजट के हवाले से भी मसाइल होते हैं। तो गैर सरकारी इदारे भी इस मैदान में उतरे हैं और वो भी किसी न किसी हद तक मैं देख रहा हूँ। यहाँ एक RSP काम कर रहा है, आशू फाउंडेशन काम कर रहा है, वो इसी पे काम कर रहे हैं, तरबियत करें ताकि ये ख़वातीन अपने लिए खुद कमाएं। और इसका एक मकसद ये है, जब ख़वातीन के हाथ में आमदन आती है और घर की इनका फैमिली इनकम में शरीक होती है, तो उसके पास डिसीजन पावर आ जाता है, जिसको इस्लाम ने पहले से ही दिया है उनको। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हुआ। ये कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम करते थे, मैंने उलमाए किराम से सुना है कि वो भी अज़वाज मुतहरात से मशावरत किया करते थे। तो हम ये नहीं कर रहे। प्रैक्टिकल लाइफ में मर्द फैसले करता है, ख़वातीन से मशावरत नहीं करता है। कम से कम उसके पास इकनॉमिक एम्पावर हो, उसके पास फैमिली इनकम में कंट्रीब्यूशन करने के वसाइल हों, तो उसके अंदर डिसीजन पावर आएंगे। इसलिए भी इस तरफ तो ये इकनॉमिक एम्पावरमेंट ये काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इस पर फिर किसी दिन हम इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरा इसका सोशल दूसरे साइड पे जो था पॉलिटिकल, तो नेशनल असम्बली में 33% तमाम लोकल कौंसलों में नुमाइंदगी दे दो कहा, तो जिसके तहत नेशनल असम्बली में 60 ख़वातीन बैठती हैं। वहाँ नेशनल असम्बली में नुमाइंदगी होती है। मकामी कौंसलों में 33% नुमाइंदगी इनकी हर कौंसल में। भैया अलग बात है, कौंसल के इलेक्शन नहीं कराए हैं, मकामी कौंसलें वजूद में नहीं आई। जब वजूद में आएंगी 33% उनका कोटा है और ख़वातीन ने या इलेक्शन लड़के आना है या नॉमिनेशन के ज़रिए आना है, लेकिन 33% उनको भी दिया जाएगा। ये सियासी एम्पावरमेंट थी। अब इसके से हट के उनके हुकूक की बात करें, जहाँ पर ख़वातीन के साथ जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, उसके लिए भी हुकूमत के कई, एक तो ये कि ख़वातीन रिपोर्ट कर सकती हैं अपने नज़दीक करीब थाने में, ताकि वहाँ से उनको फौरी सपोर्ट मिल जाए। दूसरी तरफ इदारे बन रहे हैं और मैंने सुना हाल ही में नीलूफर बख्तियार साहिबा तशरीफ़ लाई हैं, जो ख़वातीन के कमीशन के एक विंग को यहाँ कायम करना चाहती हैं और साथ साथ यहाँ से शायद कमीशन में गिलगित बल्तिस्तान को के ख़वातीन को नुमाइंदगी भी दे दें, जो अच्छी बात है। चूँकि मेरा इनके साथ क्लोज़ काम करने का मौका मिला। हिलाल अहमर में ये पाकिस्तान की चेयरमैन थी, मैं गिलगित बल्तिस्तान का हिलाल अहमर का चेयरमैन रहा 2011 से लेकर 2014 तक। तो इस दौरान मैंने देखा ये इस इलाके के लिए नीलूफर बख्तियार साहिबा बहुत ही कोशां हैं और उस वक़्त से हैं।
उस वक़्त से है। वो जो भी कहती थी मसला हो मुझे बताओ, गिलगित बल्तिस्तान के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैं काम करूँगी। और वाकई वो अभी आई हैं तो मुझे यकीन आ रहा है कि वो यहाँ इस तरफ भी तवज्जो दे देगी। जाने से पहले मैं एक और गुजारिश करूँगा, क्योंकि वो यहाँ आई है, मुमकिन है GMN का ये प्रोग्राम वो सुन रही हों, तो मेरी गुजारिश होगी, इंसानी हुकूक भी इसमें इन्वॉल्व है, ख़वातीन के हुकूक भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बराए मेहरबानी फरमाकर वीमेन डेवलपमेंट डायरेक्टरेट ज़रूर जाएं, वहाँ ख़वातीन से एक अलहदा मीटिंग कर लें। वहाँ एम्प्लॉइज़ हैं ख़वातीन, उनसे उनकी तकलीफ़ात सुन के आप तशरीफ़ लाई हैं। वापस जाने से पहले आपकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर को इशारा कर दें, वो उनके मसाइल को हल कर देगा, जो बहुत सारे मसाइल में गिरे हुए हैं। ये मैं खुसूसी तौर पे अपील भी कर रहा हूँ। उससे इससे टॉपिक तो बड़ा लंबा है, लेकिन टाइम मुख्तसर है, इसलिए मैं फिर किसी टॉपिक के साथ इसी हवाले से किसी वक्त हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा एक देसी एक टिप दिया करूँगा हेल्थ के हवाले से। तो आज पहला मेरे टिप है, ख़ास कर ये देहात के लोगों के लिए है जो पैदल ज़्यादा चलते हैं। जब आप पैदल बहुत ज़्यादा चलते हैं तो आपकी टांगों में दर्द होता है, पट्टे बैठ जाते हैं पैदल ज़्यादा चलने की वजह से। आप जब घर पहुंचते हैं तो एक आजकल प्लास्टिक के भी टीन हैं, लोहे के भी टीन हैं पानी भरने के, जिसमें 15 किलो 20 किलो पानी जाता है। ऐसी बाल्टी में आप नीम गर्म पानी डाल दें, डाल के 1 पाव नमक डाल दें, उस पर हल करें। हल करने के बाद घुटनों तक आप टांगे उसमें आधा घंटा डबोलें। अगर घुटनों तक पानी नहीं आया तो हाथ से पानी घुटनों में डालते रहें, आधा घंटा वहाँ रखें, और आधे घंटे के बाद जब आप अपना टांगे उस बाल्टी से बाहर निकालेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपको रिलीफ मिल चुका होगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। अल्लाह आपको और हमें सबको हर किस्म के कुदरती आफात के शर और इंसानी शर से महफूज रखे। आमीन।